अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जी बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, जिसको हम बैक्टीरियल केराटाइटिस भी कहते हैं। बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर होता क्या है? आपके पास ये कॉर्नियल अल्सर है दैट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट इज़ नोन एज बैक्टीरियल केराटाइटिस। अब इसके अंदर मोस्ट कॉमनली हमारे पास कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं? तो वो आपके पास स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, आपके पास गोनोकोकस होता है, मोरैक्ज़ेला होता है, सूडोमोनास होता है, क्लेब्सिएला होता है और प्रोटियस होता है। तो ये आपके पास डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट कॉमनली आपसे पूछा जाए तो दैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास इसकी एटियोलॉजी में और भी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, जिसके अंदर आपके पास कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है कोई ट्रॉमा की वजह से। ठीक है जी, आपके पास कोई प्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो, प्यूरुलेंट कोई भी आपके पास डिस्चार्ज हो सकता है, आपके पास कोई वाइटिश लीजन हो सकती है, आपके पास सेंट्रल कॉर्नियल हेजीनेस हो सकती है, फॉरेन बॉडी ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास कोई वाइटिश लीजन बन सकती है। तो ये सारा कुछ आपकी एटियोलॉजी में देखने में मिलेगा इन केस ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। अब क्या होता है, हिस्ट्री आपके पास हो सकती है कि किसी इंसान ने कॉन्टैक्ट लेंस वियर किए हैं, कोई ऑक्यूलर ट्रॉमा है, कोई ऑक्यूलर सरफेस का डैमेज हुआ है, जैसे पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई है ट्रॉमा की कंडीशन में, या आपके पास कोई सिस्टैमिक या इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ हो सकती है। तो उसकी वजह से ये कंडीशंस देखने में मिल सकती हैं। अब आपके पास कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे? ये साइन एंड सिम्टम्स देखने से पहले मैं आपको इसकी पैथोजेनेसिस बता देती हूँ। तो हमारी पैथोजेनेसिस जो है वो आपके पैथो के अंदर एज सच इंपॉर्टेंट होती है। आई के अंदर आप ना भी करें तो दैट्स इनफ, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। आपकी पैथोजेनेसिस में 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स के लिए मेरे पास आपके लिए निमोनिक है दैट इज़ आई और आर्क के नाम से आपने इसको याद रखना है। आई आर्क से आपने इसको याद रखना है। आई से हमारे पास जो पहली स्टेज है दैट इज़ इनफिल्ट्रेटिव स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास ए से आ जाती है जी एक्टिव स्टेज, एक्टिव स्टेज आ जाती है। आर से आपके पास आ जाती है जी रिग्रेसिव स्टेज। ठीक है जी, रिग्रेसिव स्टेज है आपके पास। और सी से आपके पास आ जाती है जी सिकाट्राइजेशन स्टेज। तो ये आपके पास आई आर्क से आपने इसकी डिफरेंट स्टेजेस को याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होता है, कुछ सिम्टम्स जो आपके पास पेशेंट लेके आता है दैट इज़ वो कहता है कि पेनफुल रेड आई है उसके पास, ब्लड विजन है। अभी मैंने आपको बताया था, आपने इसको याद रखना है, पी ब्लड के निमोनिक से। ठीक है जी, आपके पास पेन है, फोटोफोबिया है, आपके पास ब्लड विजन है, लैक्रिमेशन है, आपके पास रेडनेस ऑफ आई है, एंड एक और जो कंडीशन आपने इसके अंदर लिख लेनी है दैट इज़ हेलो में बी प्रेजेंट। तो हेलोज़ क्या होता है? हेलोज़ ये होता है कि आपको इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं गिरती हुई नज़र आती हैं। कई बार आप ब्राइट लाइट में देखते हैं तो आपको इस तरह से कुछ चीज़ें अपनी इमेजिनरी सी चीज़ें, आपको कोई धागे टाइप सी चीज़ें नज़र आती हैं। तो दीज आर कॉल्ड द हेलोज। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या होता है, इनफिल्ट्रेटिव स्टेज हमारे पास जो होती है बेसिकली उसमें क्या होता है, उसके अंदर आपकी एपिथीलियम की इंजरी हो जाती है। आपकी जब भी एपिथीलियम की इंजरी होती है तो वहाँ पर आपके ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं इन योर एपिथीलियम। ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं इन योर एपिथीलियम एंड इन योर स्ट्रोमा, जिसकी वजह से वहाँ पर येलो और वाइटिश सा एक कॉर्नियल ओपेसिटी बन जाती है, एपिथीलियम का अडीमा हो जाता है। तो दैट इज़ द इनफिल्ट्रेटिव स्टेज। नेक्स्ट स्टेज जो आपके पास आती है दैट इज़ द एक्टिव स्टेज। अब आपकी एक्टिव स्टेज में क्या होता है, एक्टिव स्टेज में आपके पास नेक्रोसिस होने लग जाएगी। नेक्रोसिस के नतीजे के अंदर आपके पास स्लफिंग ऑफ हो जाएगी एपिथीलियम। ठीक है जी, आपके पास कॉर्नियल अल्सर बन जाएगा, वहाँ पर आपके पास इन्फिल्ट्रेशन के नतीजे में कॉर्नियल एडीमा होगा। ठीक है जी, अब वो जो आपका येलो वाइटिश था वो आपके पास अब ग्रे वाइट हो जाएगा, ग्रे वाइट हो जाएगा। आपने याद रखना है आपके पास इनफिल्ट्रेटेड में दैट इज़ येलो वाइट और एक्टिव स्टेज में दैट बिकम द ग्रे वाइट इन नेचर। उसके अंदर आपके साथ साथ नेक्रोसिस, आपके पास हाइपरीमिया, यूवियाइटिस, ब्लेफरोस्पाज्म, पेन, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, डिक्रीज इन विजन, इस तरह की सारी कंडीशन आपको देखने में मिलेंगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको हाइपोपायोन मिलेगा। हाइपोपायोन इज द कलेक्शन ऑफ द पस इन द इंटीरियर चैम्बर। तो आपको इंटीरियर चैम्बर के अंदर पस भी देखने में मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड स्टेज होती है दैट इज़ आपके पास रिग्रेसिव स्टेज। रिग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, अब आपके पास होस्ट मैकेनिज़्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है, या आप ट्रीटमेंट देते हैं तो आपके पास कुछ रिग्रेशन होने लग जाती है इन योर एक्टिव स्टेज। उसकी वजह से क्या होता है, एक डिमार्केशन लाइन बन जाती है। जैसे ये आपके सेंटर के अंदर पस है, ठीक है जी, सेंटर के अंदर आपके अल्सर होता है आई के अंदर, और उसके गिर्द एक आपके डिमार्केशन लाइन इस तरह से बन जाती है। इस तरह से एक डिमार्केशन
डिमार्केशन लाइन बन जाती है और जो उसकी साइडें होती हैं वो आपके पास नॉर्मल होती है। तो एक डिमार्केशन लाइन जो हील्ड पोर्शन होता है वो आपके साइडों में आ जाता है। ये हील्ड पोर्शन होता है, ये अंदर अल्सर है और ये एक डिमार्केशन लाइन बन जाती है इन केस ऑफ द रिग्रेसिव स्टेज। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ स्टेज होती है दैट इज़ द सिकाट्राइजेशन स्टेज। सिकाट्राइजेशन के अंदर हीलिंग होती है और हीलिंग आपको पता है हीलिंग स्कारिंग से होती है, तो वहाँ पर आपके स्कारिंग हो जाती है। तो दैट इज़ द स्टेजेस और उसका सारा सीक्वेंस जो था हमारी पैथोजेनेसिस जो थी बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की। अब हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो जो पेशेंट आपके पास लेके आएगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो आपके पास पीपी ब्लड से आपने उसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ साइंस जो हम चेक करेंगे पेशेंट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होगा एग्जामिनेशन पे, आपकी आईलिड्स जो हैं वो अडीमेटस होंगी। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, आपका कंजक्टाइवा जो होगा वो रेड होगा, कंजेस्टेड होगा, सिलरी कंजेशन होगी और साथ ही साथ वहाँ पर प्यूरिलेंट डिस्चार्ज होगा क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की वजह से प्यूरिलेंट डिस्चार्ज देखने में मिलता है। नेक्स्ट आपके पास कॉर्निया में आपको क्या नज़र आएगा, तो कॉर्निया जो है वो अल्सरेटेड होगी, हेजी होगी। कॉर्निया की जब हम स्टेनिंग करेंगे तो ग्राम्स जो फ्लोरेसेंस स्टेनिंग डाई है हमारे पास वो पॉजिटिव होगा। साथ ही हमारे पास जो इंटीरियर चैम्बर है उसमें हाइपोपायोन, आपको इंटीरियर चैम्बर के अंदर पस नज़र आएगी। आयरस और सिलरी बॉडी के अंदर क्या होगा, तो आपके पास स्पैज्म ऑफ सिलरी बॉडी हो सकता है और राइडोसिस्लाइटिस भी आपके पास देखने में मिल सकता है इन दिस कंडीशन। और साथ ही आपके पास कभी कभी सेकेंडरी ग्लोकोमा भी हो सकता है, आपको देखने में मिल सकता है। तो ये आपके पास सारे थे हमारे साइंस जो हम चेक करेंगे। फर्दर हम देख लेते हैं कि हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे। तो वी हैव द बैक्टीरियल केराटाइटिस, अकेंथमीबा हो सकता है, आपके पास केराटाइटिस हो सकता है, अकेंथमीबा केराटाइटिस हो सकता है, फंगल केराटाइटिस हो सकता है और हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस हो सकता है। फर्दर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस किस तरह से बनाएंगे, तो हम उसकी रूटीन एग्जामिनेशन करा सकते हैं और हम माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। रूटीन के अंदर हम ब्लड सीपी करा लेंगे, ESR करा लेंगे, ब्लड शुगर और यूरिन एनालिसिस करा कर देख लेंगे। साथ ही हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आ जाती है जिसके अंदर हम कॉर्निया की जो अल्सर होगा उसकी स्क्रैपिंग करेंगे और उसकी हम ग्राम स्टेनिंग और जीएमसा स्टेनिंग करेंगे। हम 10% की एज के साथ स्टेनिंग कर सकते हैं, हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा सकते हैं। साथ ही हम फ्लोरेसेंस स्टेनिंग कर लेंगे कॉर्निया की, हम विजुअल एक्यूटी को चेक करेंगे। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जब भी कॉर्निया आपके पास इन्वॉल्व होगी तो आपकी विजुअल एक्यूटी लॉस रिड्यूस हो जाएगी, आपकी हमेशा विजुअल एक्यूटी रिड्यूस देखने में मिलेगी, आपको हमेशा पेन देखने में मिलेगी। साथ ही हम फंडोस्कोपी करा सकते हैं, हम टोनोमेट्री करा के भी देख सकते हैं जिसके अंदर आपको रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर नज़र आएगा, दैट इज़ द साइन जिसकी वजह से आपके पास सेकेंडरी ग्लोकोमा कॉज हो सकता है। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपने 4 चीज़ों को ट्रीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंट्रोल करनी होती है, हमने कंट्रोल करनी है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। सेकेंडली हमारे पास क्या आ जाती है कि हमने पेन से रिलीफ करवाना है। आपके पास थर्ड क्या आ जाता है कि आपने डेस्मेटोसील को ट्रीट करना है। आपके पास फोर्थ आ जाता है कि आपने परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर को ट्रीट करना है। तो हम 1 बाय 1 इन सब की ट्रीटमेंट देखते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसका निमोनिक भी डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, हमने किस तरह से करनी है। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपने इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी है जिसके अंदर आपके पास जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, मॉक्सेफ्लॉक्सासिन, ऑक्सेफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाता है जो आपने 4 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करवानी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर आपके पास मोस्ट कॉमन जो होती है दैट इज़ पोलिफेक्स। पोलिफेक्स को आपने बेड टाइम पर जो है वो ज़रूर देना है ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही आपके पास आ जाता है कि आप सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन दे सकते हैं जिसके अंदर 0.5 ml जेंटामाइसिन आ जाता है और साथ ही आपके पास सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं इन केस ऑफ स्क्लेरल एक्सटेंशन। अगर वो स्क्लेरा तक फैल गया है तो तब आप सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट थी कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन की। फर्दर हम देखते हैं कि हमने अब कंट्रोल ऑफ पेन किस तरह से करनी है। तो पेन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिलरी स्पैज्म हुआ है, हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हुआ है, हमारे पास नर्व की
इरिटेशन हो रही है, हमारे पास नर्व एंडिंग की इरिटेशन हो रही है, तो उस सब को ट्रीट करने के लिए हम कोई भी साइक्लोप्लीजिक ड्रग दे देंगे। तो मोस्ट कॉमन साइक्लोप्लीजिक जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ एट्रोपिन। एट्रोपिन दे देंगे 1% ड्रॉप, ठीक है। साथ ही एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स दे सकते हैं आप, ठीक है। एनाल्जेसिक जो है वो आप ऑरल भी दे सकते हैं और आप इंजेक्शन की फॉर्म में भी दे सकते हैं। एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स के अंदर आपके पास डिफरेंट आ जाती हैं, जिसके अंदर आप बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह के डिफरेंट जो है हमारे पास साइक्लोप्लीजिक ड्रग्स जो आपके पास इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करेंगी, आपके स्पैज़ को रिलीज़ करेंगी और पेन को रिड्यूस करेंगी। तो इस तरह से हम ये 3 मेडिसिन दे के अपनी पेन को रिलीफ करवा सकते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाता है कि हमने ट्रीट कैसे करना है जी डिस्मेटोसील को। डिस्मेटोसील को कैसे ट्रीट करना है, पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि डिस्मेटोसील होता क्या है। तो बेसिकली ये आपके पास जो सबसे ऊपर लाइन होती है दैट इज़ आपकी एपिथीलियम, ठीक हो गया। एपिथीलियम के बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास एक वुमेन्स मेम्ब्रेन की लेयर आती है। वुमेन्स मेम्ब्रेन के बाद आपके पास क्या आता है, वुमेन्स मेम्ब्रेन के पास आपके पास एक बड़ा सारा स्ट्रोमा का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक हो गया। स्ट्रोमा के बाद आपके पास आ जाती है जी एक डिस्मेट मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। और उसके बाद एक फर्दर लास्ट में आपके पास इंडोथीलियम आ जाता है। अब साथ ही आपने समझ लेना है कि आपके पास डिस्मेटोसील क्या होता है और फिर आपके पास परफोरेटेड अल्सर क्या होता है। अगर तो आपके पास जो इंजरी है वो आपके स्ट्रोमा तक चले गई है और उसने आपकी डिस्मेट मेम्ब्रेन को एक्सपोज कर दिया है और डिस्मेट मेम्ब्रेन बल्ज आउट हो गई है, तो उसने डिस्मेटोसील बना दी है, यानी उसने एक कैविटी बना दी है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्मेटोसील। अब अगर आपकी इंजरी जो है वो डिस्मेटोसील को भी उसने रप्चर कर दिया और वो इंडोथीलियम तक पहुंच गई है, तो दैट इज़ द आपकी परफोरेटिंग अल्सर। तो ये आपने दोनों को ज़रूर याद रखना है, डिफ्रेंशिएट करके रखना है। डेस्मेटोसील को ट्रीट करने के लिए हमारे पास आपकी ट्रीटमेंट याद करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डेस्मेटोसील की ट्रीटमेंट खाली आपसे यूएचएस में पूछ ली जाती है, इसकी ट्रीटमेंट सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। कई बार आपसे सिर्फ परफोरेटिंग अल्सर की ट्रीटमेंट पूछ ली जाती है, तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है। तो ये आपको याद नहीं रहती, इसके लिए मेरे पास आपके लिए निमोनिक है, आपने याद रखना है बैट और कैप्स के निमोनिक से, बैट कैप्स के निमोनिक से आपने डिस्मेटोसील को याद रखना है। बी से आपके पास सबसे पहले क्या आ जाता है, आपने बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस देने हैं। ए से आपके पास आ जाता है आपने एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स देनी है। टी से आपके पास आ जाता है आपने थेराप्यूटिक कॉर्नियल ग्राफ्ट लगाना है। सी से आपके पास आ जाता है जी आपने कंजक्टाइवल फ्लैप देना है। ए से आपके पास आ जाता है आपने एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट करना है। पी से आपके पास आ जाता है आपने प्रेशर बैंडेज लगानी है। और एस से आपके पास आ जाता है कि आपके पास जो भी स्ट्रेनिंग फैक्टर्स हैं आपने उनको रिड्यूस करना है, उनको अवॉइड कराना है। तो बैट कैप से आपने डिस्मेटोसील की ट्रीटमेंट करनी है। साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर की ट्रीटमेंट क्या होती है। तो उसके अंदर भी आपने निमोनिक याद रखना है जी बैट, देन आपके पास कैट, बैट कैट और पैफ से आपने इसको याद रखना है। बैट कैट पैफ से आपने इसको याद रखना है। सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है जी बी से अगेन आपके पास आ जाएगा बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस आपके पास आ जाएंगे। ए से आपके पास एंटी कॉलेजिनेज आ जाएगा। टी से आपके पास टिश्यू एडहेसिव ग्लू आ जाएगा। देन सी से आपके पास कंजक्टाइवल फ्लैप है। देन ए से अगेन आपके पास एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट है। देन आपके पास टी से ठीक है एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट ए टी से ही आ रहा था पूरा, ठीक हो गया। देन पी से आपके पास आ जाता है जी प्रेशर बैंडेज है। देन ए से आपके पास एंटीबायोटिक्स या एट्रोपिन है। देन आपके पास एफ से आ जाता है आपने फुल थिकनेस क्रेटोप्लास्टी करवा लेनी है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है, दैट इज़ बैट कैट एंड फैप के निमोनिक से आपने परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर की ट्रीटमेंट को याद रखना है। फर्दर हमारे पास आ जाती है, अगर हमारे पास ट्रीटमेंट करनी है हमने नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर की, तो वो किस तरह से करनी है। वो आपके पास क्या है, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस देने हैं, आपने कंजक्टाइवल फ्लैप लगाना है, टार्सोरेफी कर लेनी है, आपने एम्ब्लाइकल कॉर्ड या ऑटोलॉगस सीरम एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट कर लेना है, या आपने थेराप्यूटिक क्रेटोप्लास्टी करा लेनी है। तो ये आपके पास नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर की ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती हैं।
फर्दर हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास कॉर्नियल अल्सर होता है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस के लिए मेरे पास आपके लिए अगेन निमोनिक है। अब आप कहेंगे कि हर चीज़ के लिए निमोनिक है, तो आपको निमोनिक से चीज़ें जो है वो अच्छे से याद रहती है। मुझे तो अपनी बारी में निमोनिक से चीज़ें अच्छे से याद रहती थी और मैं हर चीज़ के लिए निमोनिक को बनाती थी या ढूंढती थी कि कोई अच्छा निमोनिक मिल जाए। तो होपफुली आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद होंगे। तो डिपिक्ट जो है वो मेरे पास आपके लिए निमोनिक है फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। डी से आपके पास क्या आता है, डी से आपके पास आ जाती है जिड्रिस्मेटोसील। देन ई से आपके पास आ जाता है एक्टेटिक सिकाट्राइजेशन, ठीक है जी, एक्टेटिक सिकाट्राइजेशन। देन पी से आपके पास आ जाता है परफोरेशन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर, ठीक है जी। आई से आपके पास आ जाता है इन्फ्लामेटरी ग्लोकोमा। सी से आपके पास आ जाता है जी कॉर्नियल स्कारिंग। एंड टी से आपके पास आ जाता है जी टॉक्सिक अराइडोसिस्लाइटिस। तो ये आपके पास डिपिक्ट से आपने याद रखना है, आपकी कॉम्प्लिकेशन है ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। उसके बाद फर्दर हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑफ द परफोरेशन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास आइरस प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक है जी। जैसे ही आपके पास स्टार्ट में है तो सबसे पहले आइरिस प्रोलैप्स हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हम आगे जाते हैं तो आपकी लेंस जो है, लेंस की सबलक्सेशन हो जाती है। आपने स्ट्रक्चर वाइज जाना है आगे से पीछे की तरफ, तो आपको सारे याद होते जाएंगे। सबसे पहले जैसे ही आपका कॉर्निया डैमेज हो गया तो आपके पास सबसे पहले आइरिस प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली आपके पास क्या होगा कि सबलक्सेशन ऑफ लेंस हो सकती है, क्योंकि लेंस उसके पीछे पड़ा हुआ है। साथ ही लेंस के अंदर आपके पास कैटरेक्ट फॉर्मेशन भी हो सकता है, कोई ओपेसिटी बन सकती है। उसके बाद वो इंटीरियर स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर देगा, इंटीरियर स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लामेशन करा देगा, उनको इन्वॉल्व कर लेगा। तो आपके पास एंडोफ्थल्माइटिस हो सकता है। अगर वो पूरी आई के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर ले तो वो आपके पास पैनफ्थल्माइटिस हो जाएगा। पैनफ्थल्माइटिस भी हो सकता है। इंट्राऑकुलर प्रेशर रेज होने की वजह से आपके पास इंट्राऑकुलर हेमरेज भी हो सकता है। साथ ही साथ आपके पीछे रेटिना की जो लेयर है, रेटिना की यहाँ से लेयर जो है वो डी अटैच हो सकती है, रेटिनल डी अटैचमेंट देखने में मिल सकती है। आपके पास ये आपस में चिपक सकती है, ये इसके साथ यहाँ पर चिपक सकता है। दैट में रिजल्ट इनटू द इंटीरियर साइनिकी। आपके पास इंटीरियर साइनिकी हो सकता है, ठीक है जी। उसके साथ ही आपके पास कॉर्निया जो है वो बल्ज आउट करके वो आपके पास कोई परफोरेशन बना सकता है, जिसको हम कॉर्नियल फिस्चूला भी कहते हैं। तो आपके पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने में मिलती हैं इन केस ऑफ द परफोरेशन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। तो आपने इसको बहुत आराम से मज़े से याद रखना है कि देखें, स्टार्ट में सबसे पहले आपके आइरिस का प्रोलैप्स हो सकता है। सबसे पहले तो आपने कॉर्निया को देख लेना है, कॉर्निया के अंदर आपके पास फिस्चूला बन सकता है, ठीक है। साथ ही आपने देख लेना है कि आइरिस का प्रोलैप्स हो सकता है, आइरिस जो है वो कॉर्निया के साथ चिपक सकती है, जिसकी वजह से इंटीरियर साइनिकी हो सकती है। आपके 3 पॉइंट्स हो गए। साथ ही फिर आपने पीछे आ जाना है अपने लेंस की तरफ। तो लेंस में आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो सबलक्सेशन हो सकती है जहाँ या उसके अंदर कैटरेक्ट फॉर्म हो सकता है। तो 2 चीज़ें और हो जाएंगी। फिर आपकी जब उससे इंटीरियर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व कर लिए तो आपके पास एंडोफ्थल्माइटिस हो जाएगा। इसी तरह से वो पूरे आई के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करेगा तो पैनफ्थल्माइटिस हो जाएगा। 2 और चीज़ें हो जाएंगी। उसके साथ ही जब उसने पैनफ्थल्माइटिस करा दिया तो आपके पास हेमरेज होना बहुत आसान है, तो इंट्राऑकुलर हेमरेज हो जाएगी। और साथ ही साथ वो आपकी पिछली लेयर रेटिना को भी डैमेज कर सकता है, तो आपके पास रेटिनल डी अटैचमेंट भी देखने में मिल सकती है। तो ये आपकी सारी कॉम्प्लिकेशन आपको सीक्वेंस में बिल्कुल याद हो जाएंगी। आपकी परफोरेशन की कॉम्प्लिकेशन, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। फर्दर हमारे पास आ जाती हैं कि आपकी जो कॉर्नियल स्कारिंग होती है, कॉर्नियल स्कारिंग की भी आपके पास डिफरेंट जो हैं कंडीशंस हैं। इसके अंदर आपके पास एक बनता है जी नेब्यूला, आपके पास नेब्यूला बनता है। साथ ही साथ आपके पास मैक्यूला बनता है एंड आपके पास ल्यूकोमा बनता है, ठीक है। जो आपके पास नेब्यूला होता है वो आपके पास वेरी थिन होता है, ठीक है। ये कॉर्नियल स्कार होता है और बहुत थिन सा होता है और ये आपकी इतनी ज़्यादा विजन को लॉस नहीं कराता। लेकिन जो आपके पास मैक्यूला होता है वो आपके पास सेमी डेंस होता है। ये आपके पास सेमी डेंस होता है, ये बिल्कुल थिन होता है, ठीक है। ये आपके पास सेमी डेंस होता है, इसकी वजह से भी आपकी इतनी ज़्यादा ओपेसिटी जो है कॉर्नियल और विजन लॉस नहीं मिलती। लेकिन जो आपके पास ल्यूकोमा होता है ये थिक होता है, ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है, इसकी वजह से आपकी विजन लॉस जो है बहुत कॉमनली देखने में मिलती है। साथ ही हम अपनी वन चार्ट मैनेजमेंट भी देख लेते हैं ऑफ द बैक्टीरियल केराटाइटिस, यानी आपके पास जो कॉर्नियल अल्सर होता है दैट इज़ ड्यू टू बैक्टीरिया उसकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री के अंदर आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस की हिस्ट्री हो सकती है, कोई ऑक्यूलर ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है, सरफेस डिजीज़ हो सकती है, या कोई सिस्टमिक डिजीज़ या कोई इम्यूनोसप्रेशन की आपको कोई इंडिकेशन मिल सकती है इन द केस ऑफ हिस्ट्री। फर्दर हमारे पास आ जाती है एग्जामिनेशन के अंदर हमने विजुअल एक्विटी को चेक करना है।
जो आपके पास रिड्यूस्ड आएगी, आईलिड का अडीमा नज़र आएगा, कंजक्टाइवा जो है वो रेड, हाइपरीमिक और कंजेस्टेड नज़र आएगी, लिम्बस के ऊपर आपके सिलरी कंजेशन नज़र आएगी। कॉर्निया को हम फर्दर देखेंगे तो कॉर्निया के अंदर आपको अल्सरेटेड एरिया नज़र आएगा, कॉर्निया जो हेजी एडिमेटस होगा और उसकी जो फ्लोरेसेंस स्टेनिंग होगी वो आपके पास पॉजिटिव होगी और दैट इज़ वन ऑफ द पैथोगोनोमिक साइन इन केस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। इंटीरियर चैम्बर के अंदर आपको हाइपोपायोन नज़र आएगा, यानी आपको पस नज़र आएगी। आयरस और सिलरी बॉडी जो है वो आपके पास कंजेस्टेड होगी, उसका स्पैज्म होगा और इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो आपके पास सेकेंडरी रेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पास सेकेंडरी ग्लोकोमा भी देखने में मिल सकता है। तो ये सारा कुछ आप एग्जामिनेशन में देखेंगे। फर्दर आपके पास आ जाती है जी इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, हमने स्क्रैप करना है वो अल्सर को और उसके बाद हमने उसकी फ्लोरेसेंस स्टेनिंग करके देखनी है, हमने जीएमसा स्टेनिंग करनी है, उसके बाद हमने 10% KOH से स्टेन कर सकते हैं या कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा सकते हैं और रूटीन एग्जामिनेशन के अंदर हम ESR CBC करा सकते हैं और हम चेक कर सकते हैं और साथ ही हम यूरिन एनालिसिस भी करवा सकते हैं। फर्दर आ जाता है जी हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले हमने इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, पेन को ट्रीट करना है, डिस्मेटोसील को करना है एंड देन हमारे पास परफोरेटेड कॉर्नियल डिजीज़ को करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी हमने किस तरह से ट्रीट करना है अपनी इन्फेक्शन को। ठीक है, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमने सबसे पहले देनी होती है जी हमारी टॉपिकल जो 4th जनरेशन की हमारे पास टॉपिकल एंटीबायोटिक्स है, जिसमें मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन वगैरह आ जाती है, तो आपने ये देनी है। उसके बाद आपके पास एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, उसमें आप पॉलीफैक्स, टोब्रामाइसिन बेड टाइम पे देंगे एंड साथ ही आप सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन भी दे सकते हैं जेंटामाइसिन का 0.5 ml का, और साथ ही आप कोई भी सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, ऑरल एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, लेकिन आपने स्टीरॉयड इस केस के अंदर नहीं देनी होती। उसके बाद हमारे पास फर्दर आ जाता है पेन को किस तरह से रिड्यूस करना है। तो पेन को रिड्यूस करने के लिए, स्पैज्म को रिड्यूस करने के लिए हम कोई साइक्लोप्लीजिक दे देंगे, मोस्ट कॉमनली एट्रोपिन देते हैं, हम एनाल्जेसिक दे देंगे, हम एंटी ग्लोकोमा ड्रग दे देंगे क्योंकि इंट्राऑकुलर प्रेशर रेज्ड है तो उसके अंदर हम बीटा ब्लॉकर दे देंगे, हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस दे देंगे, लेकिन इसके अंदर हमने पाइलोकार्पिन जो है वो नहीं देनी होती, उसको आपने ज़रूर याद रखना है। फर्दर आपके पास आ जाता है कि आपकी जो डिस्मेटोसील है उसकी हमने ट्रीटमेंट किस तरह से करनी होती है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका निमोनिक है, जो आपने निमोनिक से उसको याद रखना है। तो आपके पास निमोनिक अगेन वही है, बैट कैप का निमोनिक आपके पास अगेन है। बी से आपके पास बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस आ जाता है। ए से आपके पास एंटी ग्लोकोमा ड्रग है। टी से आपके पास थेराप्यूटिक कॉर्नियल ग्राफ्ट है। ठीक है, सी से आपके पास आ जाता है जी कंजक्टाइवल फ्लैप लगा लेना है आपने। ए से आपके पास एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट है। देन पी से आपके पास पार्शल थिकनेस आप ग्राफ लगा सकते हैं। इस तरह से आपने सारी ट्रीटमेंट, और एस से आपके पास लास्ट में आ जाता है कि जो स्क्रीनिंग फैक्टर हैं हमने उनको रिड्यूस कराना है। तो इस तरह से आप डिस्मेटोसील की ट्रीटमेंट कर लेते हैं। फर्दर आपके पास आ जाती है जी परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर जो है उसकी ट्रीटमेंट। तो उसकी ट्रीटमेंट का भी हम निमोनिक जो पहले पढ़ चुके हैं अगेन उसी को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है जी बैट, कैट और फैप। बैट, कैट और फैफ के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। अगेन बी से आपके पास बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस है। ए से आपके पास एंटी कोलेजिनेज है। टी से आपके पास थेराप्यूटिक जो आपके पास होती हैं टिश्यू एडहेसिव ग्लू है। ठीक है जी, साथ आपके पास सी से आ जाता है कंजक्टाइवल फ्लैप है। ए से आपके पास एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट आ जाता है। टी से अगेन आपके पास आ जाता है कि आपने थेरेप्यूटिक एडहेसिव ग्लू के साथ जो है हमारे पास थेरेप्यूटिक ग्राफ्ट है, थेरेपेटिक केराटोप्लास्टी है वो करनी होती है। देन अगेन पी से आपके पास प्रेशर पैड आ जाता है। फिर ए से आपके पास एट्रोपिन या आपके पास एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, और लास्ट में आपके पास एफ़ आ जाता है जिसके अंदर हमने फुल थिकनेस ग्राफ्ट लगाना होता है। तो ये आपके पास हो गई जी ट्रीटमेंट। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास कुछ नॉन हीलिंग अल्सर जिनकी ट्रीटमेंट हमने देखनी है। तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है, अगेन आपके पास बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस हो सकते हैं, आपके पास कंजक्टाइवल का फ्लैप हो सकता है, टार्सोरेफी हो सकती है, एम्ब्लाइकल कॉर्ड सीरम या आपके पास ऑटोलॉगस सीरम हो सकता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ट्रांसप्लांट हो सकता है, एंड आपके पास थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी हो सकती है। तो ये आपकी सारी हमारे पास जो थी पूरी डिजीज़ आपकी बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की, जिसको हम बैक्टीरियल केराटाइटिस भी कहते हैं, हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।